Hello students, welcome back. Students, in the last lecture we were discussing about the difference between adsorption and absorption. So let us continue. We discussed the first point. Adsorption जो है वो एक surface phenomenon होता है. It is a surface phenomenon. तो हमने पढ़ा था कि एक adsorbent रहेगा और एक adsorbate होगा. एडजॉर्बेट जो है उसकी सरफेस पे कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो सरफेस के ऊपर जो है वो एडजॉर्बेट बढ़ जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है वो बल्क में चला जाता है, अंदर चला जाता है. यहाँ पर हमने लिखा था इट इज़ अ बल्क फिनोमिनन. जो भी सब्सटेंस है वो सरफेस पे नहीं बल्कि बल्क में पास हो जाएगा. तो ये फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे. अब देखो, इसी को हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है सब्सटेंस की वो सरफेस पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो सेकंड पॉइंट कैन बी इन दिस केस द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. कौन सा सब्सटेंस? जो एडजॉर्ब हो रहा है, जिसको हम यहाँ पर एडजॉर्बेट बोल रहे हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज ऑन द सरफेस. किसकी सरफेस पे? एडजॉर्बेंट की सरफेस पे जो है वो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. और बल्क में क्या रहती है? बल्क में लो रहती है. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? द कंसंट्रेशन इज सेम ऑन द सरफेस एज वेल एज इन द बल्क. तो कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस? जो एब्जॉर्ब हो रहा है, इज सेम in the bulk and on the surface. तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं रहता कंसंट्रेशन के अंदर. चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं. एडजॉर्प्शन जो है स्टार्टिंग में जो है वो बहुत फास्ट रहता है क्योंकि पूरी सरफेस खाली रहती है. ठीक है, तो ये सरफेस खाली रहेगी तो एडजॉर्प्शन जो है वो जल्दी होगा. लेकिन जैसे जैसे सरफेस कवर्ड होती जाती है तो भाई अब और सरफेस तो अवेलेबल है नहीं एडजॉर्प्शन के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन स्लो. तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इनिशियली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई. क्यों है हाई? क्योंकि पूरी सरफेस खाली पड़ी थी. रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई एंड डिक्रीजेस. रेट जो है वो कम होता जाएगा एज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. इक्विलिब्रियम का मतलब ये सरफेस जो है वो पूरी कवर्ड हो जाएगी, जब उस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो इनिशियली रेट हाई रहता है और उसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जैसे जैसे इक्विलिब्रियम पास आता है. यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. जो सब्सटेंस स्टार्टिंग में जिस रेट से एब्जॉर्ब हो रहा था उसी रेट से जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस एब्जॉर्ब होता रहता है. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन्स सेम. Absorption remains same throughout the process. Throughout the process. तो ये हो गया बच्चों डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स. अब कुछ एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं एडजॉर्प्शन के और एब्जॉर्प्शन के. तो देखो, हम जो है वो ये चीज़ प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं. जो अनाज मंडी होती है जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता है, अनाज को ख़राब होने से बचाने के लिए जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है. तो सपोज़ ये रूम है, ठीक है, ये हमारा रूम है जिसके अंदर हम जो है वो अनाज को स्टोर करके रखने वाले हैं. तो इसके अंदर अगर मॉइस्चर जाएगा तो मॉइस्चर जो है वो इस अनाज को क्या कर देगा? ख़राब कर देगा. इसके अंदर फंगस या एल्गी जो है वो डेवलप हो सकती है मॉइस्चर की वजह से. तो यहाँ पर इस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिलिका जेल रख देते हैं यहाँ पर, या सिलिका भी यूज़ कर सकते हो. तो सिलिका या फिर सिलिका जेल. तो तुम्हें ये एग्जांपल बताया था कल लेक्चर में कि हमारी जो वाटर बॉटल आती है नई, जो मार्केट से आप खरीद के लाते हो, उसके अंदर पाउच निकलते हैं. वो पाउच जो है वो सिलिका के होते हैं. और सिलिका जो है ये क्या करता है? ये मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेता है. इट एड्जॉर्ब मॉइस्चर. तो ये एक एग्जांपल हो गया. सिलिका एड्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर
एड्जॉर्प्शन होता है इसका। तो ये अपनी सरफेस के ऊपर जो है वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर मैं इसी रूम में सिलिका की बजाय यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड रख दूं, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो भी यहाँ पर मॉइस्चर जो है उसको यहाँ से हटा देगा, लेकिन इसके अंदर एड्जॉर्प्शन नहीं बल्कि अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर इसी कमरे में मैं कैल्शियम क्लोराइड रख दूं CaCl2, यहाँ जहाँ पर हमने सिलिका रखा था, तो सिलिका ने तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया था, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इस मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो CaCl2 + 2H2O इस तरीके से लिख देते हैं, CaCl2.2H2O, और यहाँ पर हो रहा है एब्जॉर्प्शन। तो मतलब क्या हुआ, पानी जो है वो इस कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर चला जाता है, बल्क में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये सिलिका जेल है तो पानी जो है वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर तो एड्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन इस केस में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बल्क के अंदर चले जाते हैं। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो ये हो गए एग्जाम्पल। सो यू कैन राइट डाउन द एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सिलिका जेल and absorption of water by calcium chloride. These are the examples. अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पर तुम्हें दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं, मतलब एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग टेक्निकल टर्म जो है वो दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। तो ये टर्म और नोट कर लेना। सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन इन अ प्रोसेस adsorption and absorption take place simultaneously, then it is called sorption। ठीक है, तो एग्जाम्पल, जब हम कपड़ों को कलर करते हैं तब, ठीक है, परमानेंट डाई की बात कर रहा हूं, तो आपको बताया था कि भाई आप जो है वो डाई डालते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, फिर कपड़े को उसमें डिप करते हो और बॉईल करना शुरू कर देते हो, तो इससे परमानेंट कलर जो है वो कपड़े के अंदर भी चला जाता है और सरफेस पे भी डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं परमानेंट डाइंग ऑफ क्लोथ्स shows सॉर्प्शन। तो यहां पर आपको सॉर्प्शन देखने को मिलता है, डाई जो है वो बल्क में भी चली जाती है और सरफेस पे भी एड्जॉर्ब हो जाती है। चलिए, तो ये तो हो गया एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर डिफरेंस। अब देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो है वो अगर एड्जॉर्प्शन को स्टडी किया जाए तो हमें दो टाइप का एड्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। एक तो होता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, और एक होता है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। क्या मतलब है दोनों का, तो देखो समझते हैं इस चीज को। यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल KCl सॉल्यूशन है। इस KCl सॉल्यूशन के अंदर चारकोल डाल दो, ठीक है, तो चारकोल जो है वो एड्जॉर्प्शन शो करता है, लेकिन ये चारकोल क्या चीज एड्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन पे। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन बता रहा हूं आपको। इफ charcoal is dipped in concentrated KCl solution, अगर आप चारकोल डाल देते हो कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन के अंदर, देन इट स्टार्ट्स एडजॉर्बिंग, एडजॉर्ब करने लग जाता है KCl, जो कि हमारा क्या था, सॉल्यूट था। इट स्टार्ट्स एडजॉर्बिंग सॉल्यूट फ्रॉम दी सॉल्यूशन। तो इस चारकोल की सरफेस पे KCl जो है वो आके और एड्जॉर्ब होने लग जाएगा।
और पीछे क्या रह जाएगा, वाटर। एक्वा सॉल्यूशन बनाइए ना, तो एक्वा सॉल्यूशन जो है वो वाटर और KCl को मिक्स करके बनाई थी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया और इसके अंदर चारकोल हमने डिप कर दिया। चारकोल जो है वो क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा। किसको एड्सॉर्ब करेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो KCl को एड्सॉर्ब करेगा। तो KCl जो है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्यूशन में अगर कम हो गया तो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। सो ड्यू टू दिस concentration of solution decreases. This is called positive adsorption. This is called positive adsorption. तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो डेफिनेशन क्या हो गई पॉजिटिव एडजॉर्प्शन की, व्हेन एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यू टू विच the concentration of solution decreases is called positive adsorption। तो एग्जाम्पल भी हो गया ये हमारा और डेफिनेशन भी हो गई कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को एड्सॉर्ब करने लग जाएं तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाती है और इसको बोला जाता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। अब आ जाते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, सेकेंड टाइप। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन जो है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर सेम सॉल्यूशन जो है इसको बनाया जाए और इसी चारकोल को हम यूज करें यहां पर, लेकिन अब ये जो सॉल्यूशन बनाई गई है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब इसमें KCl जो है उसका अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट जो है वो ज्यादा है। तो अब क्या देखने को मिलेगा, तो देखो व्हेन चारकोल इज placed in dilute KCl solution, चारकोल डाल दिया आपने डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन के अंदर, then it starts adsorbing वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है from the solution। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। और इसको बोला जाता है नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन हमने सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व की। सॉल्यूशन जो है उसके अंदर जब हम कोई एडसॉर्बेंट यूज करते हैं तो एडसॉर्बेंट जो है या तो किसी सॉल्यूट को एडसॉर्ब कर सकता है या सॉल्वेंट को एडसॉर्ब कर सकता है। दो ही चीजें हैं सॉल्यूशन के अंदर जिनका एडसॉर्प्शन हो सकता है, या तो सॉल्यूट का हो सकता है या सॉल्वेंट का। अगर हम कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन ले रहे हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा था, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा था तो एडसॉर्बेंट जो है हमारा है उसने क्या किया, सॉल्यूट को एडसॉर्ब किया। लेकिन जब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो उस केस में हमारा एडसॉर्बेंट क्या कर रहा है, सॉल्यूट की बजाय सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने लग गया। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो रही है तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कहलाएगा। अगर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इस वजह से फिर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो ये तो हमने ऑब्जर्व किया टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन। चलो अब हम बात करते हैं एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स की। अब हम स्टडी करेंगे एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। तो इस चैप्टर में हमें इस टॉपिक को जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, गैस जो है वो सॉलिड्स की सरफेस पे किस तरीके से एडसॉर्ब होती है। तो देखो बच्चों यहां पर हम शुरुआत करते हैं इस स्टेटमेंट से, ऑलमोस्ट ऑल द गैसेस आर एडसॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स टू डिफरेंट एक्सटेंट। सभी सॉलिड्स जो हैं वो गैसेस को एड्सॉर्ब करते हैं डिफरेंट एक्सटेंट पे।
तो फॉर एग्जांपल ये बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं, ये बोर्ड जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये सारी चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये बोर्ड जो है वो कुछ गैसेस को क्या कर रहा है, इस टाइम पर एड्सॉर्ब कर रहा है, इनके साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है। तो अलग अलग गैसेस के साथ इसका इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट रहता है, इस वजह से ये गैस जो है वो डिफरेंट एक्सटेंट पे एड्सॉर्ब हो रही होगी और ये गैस डिफरेंट एक्सटेंट पे। तो जो भी चीजें, जो भी सॉलिड्स हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये डिफरेंट सॉलिड सरफेस के ऊपर डिफरेंट एक्सटेंट से एड्सॉर्ब होती है। अगर इस दीवार की बात करें तो इस दीवार की सरफेस जो है वो इससे डिफरेंट है, यहां पर जो गैस एड्सॉर्ब हो रही होगी वो इस बोर्ड से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये बोर्ड किसी गैस को, अगर पर्टिकुलरली किसी गैस को ज्यादा एड्सॉर्ब कर रहा है तो जरूरी नहीं है दीवार भी उतना ही उस गैस को एड्सॉर्ब करेगी, उसका डिफरेंट अमाउंट हो सकता है। तो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सभी गैसेस को एड्सॉर्ब करते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, और डिफरेंट एक्सटेंट पर एड्सॉर्ब करते हैं। इस एड्सॉर्प्शन की वजह से हमें बहुत सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं अपने सराउंडिंग में। जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोरोजन होता है मेटल्स का। अब आपने देखा होगा कि कोरोजन जो है किसी मेटल का तो बहुत जल्दी हो जाता है और किसी मेटल का बहुत धीरे होता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या आ रहा है, एड्सॉर्प्शन जो पावर है मेटल्स की वो अलग अलग है। कोई तो मॉइस्चर को बहुत जल्दी एड्सॉर्ब कर लेता है, कोई ऑक्सीजन को बहुत जल्दी एड्सॉर्ब कर लेता है, जो जल्दी एड्सॉर्ब करेगा उसका कोरोजन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और कोई बहुत स्लोली एड्सॉर्ब करता है। तो डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं वो भी गैसेस को डिफरेंट एक्सटेंट पे एड्सॉर्ब करते हैं। तो अभी हमें इसी चीज को जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। चलो, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस गैसेस के एड्सॉर्प्शन को डिफरेंट बना देते हैं? तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि सभी गैसेस जो हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट पे एड्सॉर्ब हो रही है? सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो देखो यहां पर एक सिंगल गैस, एनी gas is adsorbed to different extent by different types of solid. तो मान लो मैं एक ही गैस की बात करता हूं, ऑक्सीजन गैस की। इस ऑक्सीजन गैस का एड्सॉर्प्शन में स्टडी करता हूं, तो हमारे पास हमारे सराउंडिंग में वुड है, प्लास्टिक है, मेटल है, ठीक है, और कोई स्टोन है। तो ये अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हो गए। तो ये सॉलिड्स जो हैं वो इस एक गैस को अलग अलग एक्सटेंट पे एड्सॉर्ब करते हैं। कौन कितना ज्यादा एड्सॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है उसकी नेचर पे। तो नेचर ऑफ द सॉलिड इट विल डिसाइड दैट हाउ मच गैस विल बी एड्सॉर्ब। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेचर जो है वो डिसाइड करेगी सॉलिड की कि वो कितना गैस को एड्सॉर्ब करेगा, फर्स्ट। सेकंड, दूसरा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एड्सॉर्प्शन जो है उसको इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो चीजें फाइनली पाउडर्ड होती हैं, फाइनली डिवाइडेड होती हैं, उनका एड्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होता है। द सॉलिड्स विच हैव finally divided surface adsorb gas to different extent। तो इसमें क्या बोला गया सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन गैस के एड्सॉर्प्शन की बात की थी अलग अलग सॉलिड की सरफेस पे। तो वुड ले लिया था हमने स्टोन ले लिया था, मेटल ले लिया था, प्लास्टिक ले लिया था। ठीक है,
तो एक तो नेचर जो है मेटल जो हमारा सॉलिड है वो डिसाइड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि कितना एड्सॉर्प्शन होगा। दूसरी बात, अगर नेचर में भी हम देखें कि मान लो मैं स्टोन ले लेता हूं, अब स्टोन जो है वो मेरे पास अलग अलग वैरायटी के होते हैं। एक तो पोरस स्टोन होता है, एक लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन बड़ा ही स्लिपरी और फ्लैट होता है, ठीक है। एक क्लेई स्टोन होता है। तो इन तीनों टाइप के स्टोन में क्या है डिफरेंस, किस चीज का है डिफरेंस, है इनकी सरफेस का। पोरस स्टोन जो होते हैं उसकी सरफेस में पोर्स होते हैं, अंदर तक पोर होते हैं उसके अंदर। क्लेई स्टोन जो होता है ये इतना ज्यादा पोरस नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं इसकी सरफेस पे। लाइमस्टोन जो है ये बिल्कुल ही फ्लैट और कॉम्पैक्ट सरफेस होती है, इसके अंदर जो है वो जाने की जगह ही नहीं होती। तो अगर हम नेचर के बाद अगर एरिया जो है उसको देखें, सरफेस एरिया देखें या सरफेस को स्टडी करें, तो सबसे ज्यादा वो स्टोन एब्जॉर्ब करेगा इस गैस को जिसकी सरफेस सबसे ज्यादा रफ रहेगी, या फिर कह लो जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। रफ सरफेस का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा। तो दो चीजें हैं एड्सॉर्बेंट की, एक तो उसकी नेचर और दूसरा उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा दो एड्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम कर दो एड्सॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड की नेचर और सॉलिड का सरफेस एरिया ये डिटरमाइन करेंगे कि वो कितनी गैस जो है उसको एड्सॉर्ब करता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। नेचर ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, तो देखो यहां पर बच्चों, द गैसेस दैट कैन बी इजीली लिक्विफाइड, जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, आर एड्सॉर्ब्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं यहां पर, तो हम ये लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। यहां पर हम ये लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, the temperature above which gas cannot be liquefied howsoever high pressure is applied। क्या मतलब है इसका, तुम्हारे पास एक गैस है, इस गैस को हमें लिक्विफाई करना है, तो हम इसके ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आने लगेंगे। जब ये इतने पास आ जाएंगे कि इनके बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, उस टाइम पर ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, इससे हायर टेम्परेचर अगर आप करते हो तो उस गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, जितना मर्जी हाई प्रेशर लगा लेना, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जिससे अगर ऊपर टेम्परेचर हुआ तो ये गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी, जितना मर्जी हाई प्रेशर हम अप्लाई कर लें। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर देखें तो 33 केल्विन होता है हाइड्रोजन गैस का। तो 33 केल्विन का मतलब क्या हो गया, ये वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर, मतलब अगर 34 केल्विन टेम्परेचर है तुम्हारे पास, तो तुम इस गैस को कभी लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी प्रेशर जो है वो ऊपर से अप्लाई कर लो। तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर हो गया जिसपे कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच दिस गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी गैस का, उतना ही वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, और ये देखने को मिला कि उतना ही उस गैस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो जैसे मैं यहां पर आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूं, ये टेबल आपकी बुक्स में भी बना रखी है,
आप यहाँ से डाटा जो है उसको रिलेट कर सकते हो। टेबल बना रखी है, गैस का नाम लिख रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, और यहाँ पर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लिख रखा है। हाइड्रोजन, इसके बाद में नाइट्रोजन, मैं सारी गैसेस नहीं लिख रहा, इसमें से सेलेक्टेड गैसेस ही लिख रहा हूं। ये गैसेस के नाम है, ये वॉल्यूम दे रखी है ml में, मिलीलीटर। दिस इज द वॉल्यूम एड्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ द एड्जॉर्बेंट। 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट कितनी वॉल्यूम एड्जॉर्ब करता है, ये वो वैल्यू है। और यहां दे रखा है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहां पर वैल्यूज गिवन है, हाइड्रोजन 4.7 ml एड्जॉर्ब कर लेता है 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, 33 केल्विन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 126 होता है, और नाइट्रोजन जो है वो 8 मिलीलीटर जो है वो एड्जॉर्ब हो जाती है। देखो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब इस गैस को लिक्विफाई करना इससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर इसको लिक्विफाई करना है तो हमें इतना लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, लेकिन इसको लिक्विफाई करना है तो हमें इतना ही टेम्परेचर जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अमोनिया जो है अगर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर देखा जाए तो 406 केल्विन, मतलब ये तो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई हो जाएगी। आप रूम टेम्परेचर जो है उतना टेम्परेचर अगर रखते हो और प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये गैस जो है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, और ये 181 ml वॉल्यूम जो है वो एड्जॉर्ब कर सकता है 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट। SO2 की अगर बात की जाए तो 380 ml जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एड्जॉर्ब की जा सकती है, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 430 केल्विन। तो ये दोनों गैसेस रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाती है, तो इनके लिए हमें लो टेम्परेचर जो है वो क्रिएट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर इन दोनों गैसेस को लिक्विफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर से नीचे गैस का टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा और फिर प्रेशर हाई अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा था, वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब भी बढ़ गई। तो ये प्रूफ है कि भाई जितना ज्यादा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा गैस का, उसको लिक्विफाई करना उतना ही आसान रहेगा, और जितना ज्यादा आसानी से गैस लिक्विफाई हो जाती है उतना ही ज्यादा एड्जॉर्ब होती है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जो है ये आता है टेम्परेचर। बच्चों हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम में है और आप किसी एक फैक्टर को इंक्रीज कर देते हो तो प्रोसेस उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड ली चैटेलर प्रिंसिपल। अब देखो यहां पर हमारे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड किसी गैस को एड्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है हमें। और एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कल हमने पढ़ा था हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस में। धीरे धीरे ये सॉलिड जो है इसकी सरफेस गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इसके पास और सरफेस नहीं बचेगी एड्जॉर्प्शन के लिए। उस टाइम पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे चला जाता है और अगर आप अब इसको हीट करना शुरू कर दो, ठीक है, इसको अगर हम हीट करना शुरू कर दें तो अब क्या होगा, ये प्रोसेस ऑलरेडी एक्सोथर्मिक था, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोसेस किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब एड्जॉर्प्शन जो है वो बंद हो जाएगा, गैस अलग हो जाएगी, सॉलिड अलग हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है एड्जॉर्प्शन पे। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस on solid decrease with the increase in temperature। क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे, solid plus gas it undergoes adsorption and this process is exothermic. So when we increase the temperature, the equilibrium shifts in backward direction. तो adsorption of gas, reason है ये, adsorption of gas on solid
is an exothermic process. Full stop. When we increase the temperature, the equilibrium shift in, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन. Hence adsorption of gas in backward direction. Hence adsorption of gas decreases. तो ये हो जाएगा टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट. एक बात और नोट कर लो यहां पर, ये जो हीट रिलीज होती है, अगर एक मोल गैस जो है उसको एड्सॉर्ब किया जाता है किसी सॉलिड की सरफेस पे, तब जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. यहां डेफिनेशन लिखवा रहा हूं एक, ये हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? अमाउंट of heat released when 1 mole of a gas is adsorbed on the adsorbent. इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन या फिर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. Fourth factor is pressure. Pressure of gas. तो देखो बच्चों, हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक सॉलिड जो है वो रखा हुआ है, हमने गैस एनक्लोज कर रखी है और ऊपर से लगा रखी पिस्टन. अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने वाले हैं. तो प्रेशर जब बढ़ाओगे, पिस्टन जब इधर आ जाएगी तो गैस जो है उसको कम जगह मिलेगी. तो अब ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो टकराएंगे इस सॉलिड की सरफेस से, और गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टकराएंगे तो एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो हम यहाँ पर क्या इफेक्ट देखते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड इंक्रीज, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड इंक्रीज with the increase in pressure of gas. इसका मतलब क्या हुआ, ये लिख लो, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस. तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन. रीजन क्या है इसका? रीजन जो है वो हम ये समझा सकते हैं कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस का सॉलिड की सरफेस के ऊपर, जो कि एड्सॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसके साथ कोलिजन बढ़ जाता है. तो रीजन इज when pressure of gas is increased, then more gas molecules collide with the surface of adsorbent. तो ये कारण है जिसकी वजह से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है. हेंस एड्सॉर्प्शन इंक्रीज. तो ये हो गया प्रेशर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे. दिस इज फिफ्थ फैक्टर, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट. एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है? एक्टिवेट करने का मतलब होता है किसी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देना. ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं
if the surface area of the adsorbent is increased, then the rate of adsorption increases इसको बोलते हैं एक्टिवेशन। सरफेस एरिया किसी भी एडजॉर्बेंट का बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम एक्टिवेशन कर सकते हैं किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट का? तो मेथड्स ऑफ एक्टिवेशन होते हैं, सबसे पहला तो आता है किसी चीज को फाइनली पाउडर्ड कर दो, ठीक है, तो मेकिंग द एडजॉर्बेंट इन फाइनली पाउडर्ड स्टेट, पाउडर बना देते हैं उसको, हम पीस देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे और पार्टिकल्स बनने से उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है वो क्या आता है, तो दूसरा मेथड होता है उसकी सरफेस को रफ बना दो किसी भी तरीके से, उसको जो है वो हथौड़े से मार के, उसको रेगमार से जो है वो ग्राइंड करके, मेकिंग सरफेस रफ, इसको भी एक्टिवेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज मेड रफ, by using सैंड पेपर, रेगमार को बोलते हैं सैंड पेपर, और बाय चिसल, ठीक है। तो उसको जो है वो कुरेद के या उसको सैंड पेपर से जो है वो रब करके हम सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा मेथड होता है किसी सॉलिड को जो एडजॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है उसको हीट कर दो। तो हीट करोगे तो क्या होगा, जो अनवांटेड गैसेस हैं जो उसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुई होंगी वो हट जाएंगी, ठीक है। तो बाय हीटिंग तीसरा मेथड है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का। The unwanted gases adsorbed on the solid are removed on heating, thus providing more surface for adsorption। तो ये तीन मेथड्स हैं बच्चों जिससे हम किसी भी एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा गैस का। तो आज हमने ओवरऑल जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स जो है वो स्टडी किए हैं। इनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? सबसे पहला फैक्टर तो आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर जो है वो कैसा है एडजॉर्बेंट का, और उसका सरफेस एरिया जो है वो कैसा है। अगर सरफेस रफ रहेगी तो ज्यादा गैस एडजॉर्ब करेगा, सरफेस अगर स्मूथ रहेगी तो कम गैस का एडजॉर्प्शन होगा। दूसरा पॉइंट हमने स्टडी किया नेचर ऑफ गैस, गैस जो एडजॉर्ब हो रही है वो कैसी है। कई गैसेस ऐसी होती है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, कई गैसेस ऐसी होती है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी सॉलिड की सरफेस पे। तीसरा पॉइंट फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर एडजॉर्बेंट जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होता है, एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन का वो एक्सोथर्मिक होता है, और ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप किसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। फोर्थ फैक्टर हमने पढ़ा प्रेशर। तो गैस जो है उसका एडजॉर्प्शन स्टडी कर रहे हैं हम सॉलिड पे, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलाइड करते हैं सॉलिड की सरफेस के साथ, और इस वजह से एडजॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। और लास्ट फैक्टर हमने पढ़ा एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड सरफेस, जो हमारा एडजॉर्बेंट है अगर हम उसकी सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें। कैसे बढ़ा सकते हैं? तीन तरीके हैं। या तो एडजॉर्बेंट जो है उसका आप पाउडर बना दीजिए, जो भी सॉलिड था,
तो पाउडर्ड स्टेट में क्या हो जाता है, फाइनली डिवाइड हो जाता है और सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो गैस का एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। दूसरा मेथड था, उस एडजॉर्बेंट की अगर पाउडर नहीं बना सकते तो उसकी सरफेस को रफ कर दो। सरफेस को रफ करने के क्या तरीके हैं, उसको भाई हथौड़े से स्ट्राइक कर दो थोड़ा थोड़ा सा, तो उसकी सरफेस जो है वो ऊपर से टूट जाएगी और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि भाई जो रेगमार आता है, जो सैंड पेपर जिसको बोलते हैं, उससे रब कर दो उसकी सरफेस को, तो सरफेस जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा मेथड था कि अगर आप ना तो पाउडर बना सकते ना उसकी सरफेस को जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं, तो उसको हीट कर दो। हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और अनवांटेड गैसेस जो एब्जॉर्ब हुई होंगी सॉलिड की सरफेस पे वो रिमूव हो जाएंगी। सॉलिड की सरफेस से रिमूव हो जाएंगी तो और ज्यादा सरफेस एक्सपोज हो जाएगी जिसपे एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो ये मेथड्स हैं जिसके हम एडजॉर्प्शन जो है उसका गैस का एडजॉर्प्शन सॉलिड के ऊपर इन सभी फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता हुआ हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।